Assalamu alaikum. My name is Alam Afroz Rooj. I am from Eastern Medicine Department, Government College University, फैसलाबाद। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट के बारे में, किन-किन इश्यूज़ के साथ हमारे पास पेशेंट आ सकते हैं, कौन-सी ऐसी कॉमन ब्रेस्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो सबसे पहले थोड़ी-सी इसकी एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे। बेसिकली जो ब्रेस्ट होती है वो फाइब्रोमस्कुलर ग्लैंडुलर टिश्यूज़ होते हैं। जो कि इसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं ज़्यादातर ओरिजिनेट होती हैं फीमेल्स में अगर हम उनका कंपैरिज़न करें मेल्स के साथ। और ये ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो हो रही होती हैं ड्यूरिंग लैक्टेशन और प्रेगनेंसी वगैरह के दौरान। टेंडेंसी इनमें बायलैटरल की भी हो सकती है प्रॉब्लम्स की और यूनिलैटरल भी होती है। एनाटॉमिकली ब्रेस्ट बायलैटरल प्रेज़ेंट होती है, इसमें डक्टल एंड लोब्यूलर सिस्टम प्रेज़ेंट होता है, व्हिच आर ओपन्ड इन साइनसेस ऑफ निपल जहाँ से इजैकुलेशन होती है मिल्क की ड्यूरिंग लैक्टेशनल पीरियड। और एक्सेसिव ब्लड सप्लाई इधर आती है ब्रेस्ट के पास और इसको जो ब्लड सप्लाई कर रहा होता है वहाँ से आ रही होती हैं सबडर्मल प्लेक्सिस से, थर्मो एक्रोमियल आर्टरी से, उसके साथ-साथ सबक्लेवियन एंड मैक्सिलरी आर्टरी, थ्रेको एक्रोमियल आर्टरीज़ वगैरह ये इनर्वेट कर रही होती हैं ब्रेस्ट को और एनरिच्ड ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कर रही होती हैं। उसके साथ-साथ हाईली इसमें लिम्फेटिक ड्रेनेज भी सिस्टम प्रेज़ेंट होता है। इसमें एक्सिला के जो प 5 ग्रुप्स होते हैं वो प्रेज़ेंट होते हैं, एंटीरियर नोड, पोस्टीरियर नोड, लेटरल नोड एंड सेंटर नोड, एपिकल नोड्स वगैरह। ये इसके लिम्फेटिक ड्रेनेजेस सिस्टम्स होते हैं। उसके अलावा बहुत ही कॉमन एक ब्रेस्ट की जो प्रॉब्लम आती है वो होती है कैंसर और इन्फेक्शन। तो इसके दौरान एक्सिलरी जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं। सम टाइम अगर कैंसर जो है वो एडवांस स्टेज का हो तो वो नेक के लिम्फ नोड्स को भी इन्वॉल्व कर लेता है, उसके साथ-साथ जो इंटरनल थोरेसिक लिम्फ नोड्स हैं उनको भी इन्वॉल्व कर सकता है। सो ऑन द सर्जिकल फ्लोर कौन-कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ब्रेस्ट के अंदर, तो नंबर 1 पे मास्टाइटिस आ जाता है जिसे हम ब्रेस्ट का इन्फेक्शन भी कहते हैं। इट कुड बी एक्यूट और क्रॉनिक। कार्सिनोमा होता है कैंसर का, इसमें 2 तरह के हो सकते हैं, बिनाइन भी हो सकता है और मैलिग्नेंट भी हो सकता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स वो होते हैं जिनमें टेंडेंसी होती है स्प्रेड करने की, जबकि जो बिनाइन होते हैं इनको हम इनोसेंट ट्यूमर्स भी कहते हैं, दे नेवर स्प्रेड अराउंड। ज़्यादातर प्रेगनेंसी पीरियड में, लैक्टेशन पीरियड में स्मॉल-स्मॉल सिस्ट्स बन जाती हैं जो कि बिनाइन होती हैं। इनको हम एनडीबी कहते हैं, एब्रेशन इन द नॉर्मल डेवलपमेंट एंड इन्वोल्यूशन। उसके अलावा नंबर 3 पे जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ब्रेस्ट से रिलेटेड वो आ जाता है निपल डिस्चार्ज। ये मिल्की भी हो सकता है, पसी डिस्चार्ज भी हो सकता है। इन केस ऑफ ट्यूमर ब्लड स्टेन डिस्चार्ज होता है और उसके साथ-साथ ग्रीनिश और वॉटरी डिस्चार्ज भी हो सकता है इन केस ऑफ डक्टल एक्टीज़िया। जब आपके पास एक पेशेंट आता है ब्रेस्ट से रिलेटेड तो उसमें हमने ट्रिपल असेसमेंट करनी होती है। सबसे पहले हिस्ट्री एंड एग्ज़ामिनेशन करना होता है, रेडियोलॉजिकल इमेजिंग असेसमेंट करनी होती है और उसके साथ-साथ हिस्टोलॉजिकल प्रूफ भी रिक्वायर्ड होता है ऐसे में। तो अगर तो एक पेशेंट है उसके ब्रेस्ट में कोई नोड्यूल है तो अगर तो पेनफुल है तो हाईली चांसेस है कि उसे कोई ना कोई इन्फेक्शन हो, मास्टाइटिस हो। और अगर वो पेनलेस है तो मोस्टली ये पेनलेस जो होते हैं नोड्यूल्स वो ट्यूमर के केस में होते हैं, जिसके लिए फिर आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करनी होती हैं कि वो बिनाइन है या फिर वो मैलिग्नेंट है। एनी हाउ सबसे पहले आपने डिटेल हिस्ट्री लेनी होती है। तो फीमेल्स में कंट्रासेप्टिव पिल्स की डिटेल हिस्ट्री लें क्योंकि वो हार्मोन्स को काफ़ी हद तक डिस्टर्ब कर देती हैं। उसके साथ-साथ प्रेगनेंसी की हिस्ट्री लें, लैक्टेशन की हिस्ट्री लें, पीरियड्स की हिस्ट्री लें कि वो नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है। उसी के साथ-साथ फैमिली हिस्ट्री बहुत इसमें मायने रखती है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जेनेटिकली भी प्रेज़ेंट हो सकती है। काफ़ी टेंडेंसी होती है ट्यूमर ब्रेस्ट के ट्यूमर के होने की। फैमिलीज़ के अंदर ये ट्रेंड करता है। उसके साथ-साथ एग्ज़ामिनेशन करना होता है, तो एग्ज़ामिनेशन के लिए आप अपने पेशेंट को प्राइवेसी दें। जब भी किसी पेशेंट की आपने फीमेल प्राइवेट एरियाज़ की जब आपने एग्ज़ामिनेशन करना होता है, तो ऐसे में आप पेशेंट से लाज़मी कंसेंट लें और अगर तो मेल डॉक्टर है, तो साथ में फीमेल अटेंडेंट का होना लाज़मी है। तो इन सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए आप ब्रेस्ट का प्रॉपर एग्ज़ाम करेंगे। एग्ज़ाम के अंदर हम 3 पार्ट्स को एग्ज़ाम कर रहे होते हैं, निप्पल को, एरोला को और ब्रेस्ट क्वाड्रेंट्स को। ब्रेस्ट क्वाड्रेंट्स में हम जो एग्ज़ामाइन करते हैं वो अपर आउटर, अपर इनर, लोअर आउटर एंड लोअर इनर पार्ट्स को हम एग्ज़ामाइन करते हैं। उसमें हम साथ ही एक्सिलरी रीजन में हम पल्पेट करते हैं, जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनको देखते हैं कि आया वो उनका साइज़ जो है वो कहीं एनलार्ज तो नहीं हो गया, वो पल्पेबल हैं या
नहीं है, क्योंकि जो एडवांस स्टेज के जो कैंसर्स होते हैं, उनमें एक्सिलरी लिम्फ नोड्स भी स्वेल कर जाते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं साइज़ में और ये मैलिग्नेंसी में ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमें प्रॉपर एग्ज़ामिनेशन की इसमें ज़रूरत होती है। उसी के साथ-साथ जब अगर कैंसर जो है वो फर्स्ट स्टेज से बढ़ के सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज में चला जाता है, तो ऐसे में वो लीवर को और लंग्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है, मेटास्टाइज़ कर सकता है, तो ऐसे में सिस्टेमिक एग्ज़ामिनेशन भी लाज़मी करना होता है और लंबोसेक्टर एरिया जो होता है अलोंग विद द एग्ज़ामिनेशन ऑफ एब्डोमेन ये लाज़मी करें। उसके साथ रेडियोलॉजिकल असेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तो कोई स्वेलिंग है ब्रेस्ट के अंदर, तो वो स्वेलिंग 2 तरह की हो सकती है, सिस्टिक भी हो सकती है और हार्ड भी हो सकती है। तो इसको चेकआउट करने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफ़ी करवाई जाती है। अगर तो कोई सिस्टिक है, स्वेलिंग सिस्ट बना हुआ है, तो बहुत ज़्यादा चांसेज़ है कि वहाँ पे ब्रेस्ट एब्सेस मौजूद हो। लेकिन अगर वहाँ का जो लंप है वो हार्ड है, तो ऐसे में फिर हम मैमोग्राफ़ी करवाते हैं। मैमोग्राफ़ी हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट द लंप कि वो रेगुलर है, उसका सरफेस एरिया इर्रेगुलर है, स्मूथ है, नहीं है। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि जो ट्यूमर है वो बेनाइन है या फिर वो मैलिग्नेंट है। उसके साथ फिर हम बायोप्सी के साथ इसकी कन्फर्मेशन कर लेते हैं कि वो जो लम्प था, ट्यूमर था, वो बिनाइन है कि मैलिग्नेंट है, उसकी कन्फर्मेशन के लिए बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी के भी आगे फर्दर 5 स्टेजेज़ होते हैं। नंबर 1 स्टेज होता है एफएनएसी, जिसे हम फाइन नीडल एस्पायरेशन कट कहते हैं। इसमें नीडल को इंसर्ट करके स्मेयर एक ले लिया जाता है, उसको स्लाइड के ऊपर पुट करके और अंडर माइक्रोस्कोप उसका एग्ज़ामिनेशन कर लिया जाता है और फिर देखा जाता है कि इसमें ये मैलिग्नेंसी इसमें है कि नहीं है या फिर बिनाइन है। उसके अलावा ट्रू कट बायोप्सी होती है, इसमें भी नीडल इंसर्ट की जाती है, लेकिन इसमें टिश्यू का एक पीस ले लिया जाता है। एक पीस टिश्यू का एक्साइज़ कर लिया जाता है, फिर उसको एग्ज़ामाइन किया जाता है। इंसिजनल जो बायोप्सी होती है नंबर 3 पे, वो करवाई जाती है। इसमें एक स्मॉल इंसिजन दे के एक लम्प का पीस कट कर लिया जाता है, उसको टेक आउट कर लिया जाता है और उसका एग्ज़ाम करवाया जाता है। उसके अलावा एक्सिजनल बायोप्सी करवाई जाती है, इसमें कंप्लीट एक्साइज़ कर लेते हैं लम्प को, फिर उसको एग्ज़ामाइन करवाया जाता है। नंबर 5 पे आ जाती है स्टीरियोटैक्टिक बायोप्सी। स्टीरियोटैक्टिक बायोप्सी ऐसी बायोप्सी होती है व्हिच इज़ डन अंडर द मैमोग्राफिक टेक्नीक। इसको मैमोग्राफिक टेक्नीक के साथ इसको हम परफ़ॉर्म करते हैं और ये उस केस में करवाते हैं जब आप ब्रेस्ट का एग्ज़ाम करें तो आपको एज़ सच कोई उसके अंदर एब्नॉर्मैलिटी ना नज़र आए। लेकिन जब आप एक्सिला रीजन की आप एग्ज़ामिनेशन करें और वहाँ पे आपको लिम्फ नोड एनलार्ज मिले या वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है, तो इस केस में हम स्टीरियोटैक्टिक बायोप्सी करवा के कन्फर्म करवाते हैं कि आया कोई ब्रेस्ट के अंदर तो कोई चेंजेस नहीं हो रही। तो ये चीज़ें जो हैं वो उसमें आपको कन्फर्म हो जाती हैं स्टीरियोटैक्टिक बायोप्सी में। उसके अलावा ये है कि जब आपने सारी इन्वेस्टिगेशन करवा लेनी होती है, नाउ यू विल बी एबल टू डिसाइड वेदर द लम्प नेचर इज़ आइदर इट इज़ एंड ए बिनाइन ट्यूमर और कोई ब्रेस्ट एब्सेस है या फिर कोई ग्लैक्टोसील है। अगर कोई ट्यूमर है तो वो बिनाइन भी हो सकता है, मैलिग्नेंट भी हो सकता है, सिंपल फैट भी हो सकता है और ग्लैक्टोसील कहते हैं मिल्क सिस्ट का बन जाना। ये लैक्टेटिंग वुमेन्स के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। तो ये जो एनडी होता है जो बिनाइन ट्यूमर जिसे हम कहते हैं, ये स्मॉल भी हो सकता है, ये लार्ज भी हो सकता है। एज़ सच तो इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो लॉन्ग टर्म बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, इनमें फिर टेंडेंसी होती है मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट होने की, तो इसलिए इनको टाइमली ही एक्साइज़ करवा लेना चाहिए। तो टाइमली इसका भी रिमूवल अगर करवा लिया जाए जितनी जल्दी उतना ही बेहतर होता है। अगर हम बात करें ब्रेस्ट एब्सेस की, तो 2 तरह की होती हैं इसकी टाइप्स, एक्यूट भी और क्रॉनिक भी। एक्यूट में शॉर्ट हिस्ट्री पेशेंट की प्रेज़ेंट होगी और ये ज़्यादातर इसमें ये पायोजेनिक इन्फेक्शन होता है और पायोजेनिक इन्फेक्शन में ये होगा या तो किसी नॉरिश्ड की वजह से हो सकता है, मतलब पेशेंट की प्रॉपर डाइट नहीं है, डायबिटिक हो सकती है, अनकंट्रोल्ड और अनहाइजीनिक कंडीशन में हो सकता है। तो जो क्रॉनिक है, क्रॉनिक में ट्यूबरक्लोसिस इन्वॉल्व होती है। तो अगर ट्यूबरक्लोसिस है तो उसके केस में पेशेंट को क्रॉनिक ब्रेस्ट एब्सेस हो सकती है। उसके अलावा कोई भी सिस्टेमिक इन्फेक्शन हो सकता है लाइक निमोनिया, ये भी ब्रेस्ट को इन्वॉल्व करता है और इन्फेक्शन कॉज़ कर देता है। और जो ब्रेस्ट का इन्फेक्शन होता है उसको हम मेस्टाइटिस कहते हैं। तो अगर हमारे पास पेशेंट आता है मेस्टाइटिस के साथ, तो आप उसको ऑप्टिमाइज़ करें, रिससिटेट करें, उसको उसकी जो हाइजीन है उसको बेटर करें, जो अंडरलाइन फैक्टर्स हैं उसको देखें, मतलब लाइक अगर पेशेंट डायबिटिक है, अनकंट्रोल्ड है, उसको
कंट्रोल में करें। माल नूरिश्ड है तो उसकी डाइट को आप बेटर करें। उसके अलावा इन्फ्लेमेशन के भी जो स्टेजेज़ होते हैं, अगर तो शुरुआत है, स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में सेलुलाइटिस होता है, रेडनेस हो जाती है टिश्यू में। तो ये इन्फ्लेमेशन का फर्स्ट स्टेज होता है बेसिकली, तो जितना अर्ली वो पिकअप हो जाएगा उतना ही ये पेशेंट जल्दी क्योर भी हो जाते हैं। तो ऐसे में हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देते हैं अगर वो स्टार्टिंग में ही आ जाते हैं पेशेंट। ऑगमेंटन, एम्पिसिलिन, फ्लोक्सासिन वगैरह ये एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं और जो है पेशेंट इसमें रिकवर कर जाता है। लेकिन अगर पेशेंट ने जो है ट्रीटमेंट सही से नहीं लिया या फिर कह लें कि इम्प्रॉपर मेडिकेशन हुई है या फिर केयरलेस वो रहा है उस केस में और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, मालनूरिश्ड है, तो इन सब चीज़ों की वजह से वो जो मेस्टाइटिस होती है, जो पस होती है, वो अब कन्वर्ट हो जाती है एब्सेस में। तो अब जो ब्रेस्ट एब्सेस है उसको हम ड्रेन आउट करते होते हैं हमेशा। जिस भी एरिया में एब्सेस होती है उसको ड्रेन आउट करना लाज़मी होता है। तो इसमें हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड हम वो उसकी ड्रेनेज करेंगे, एब्सेस की एरिया को क्लियर करेंगे, उसको हम वॉश करेंगे अच्छे से। वॉश करने के बाद पेशेंट को हम एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब करेंगे, वही सेम ऑगमेंटन, एम्पिसिलिन और फ्लोक्सासिन वगैरह। उसी के साथ-साथ पेशेंट को अगर तो लैक्टेटिंग वूमेन है क्योंकि मेस्टाइटिस के ज़्यादातर चांसेस उन्हीं में होते हैं। तो ऐसे में जो ब्रेस्ट मिल्क की जो सप्रेशन है वो करवानी होती है, तो ऐसी ड्रग्स दें कि जो कि ब्रेस्ट मिल्क की सप्रेशन करवाएँ, तो इसमें पार्लोडेल दिया जाता है जो कि ब्रोमोक्रिप्टिन रिसेप्टर्स के ऊपर जाके एक्ट कर रही होती हैं। और फिर जब पेशेंट का जो इन्फेक्शन है वो क्योर कर जाए और जो एंटीबायोटिक्स का कोर्स है वो कंप्लीट हो जाए, तो अगेन हमने उनको ऐसी ड्रग्स देनी होती हैं जो कि ब्रेस्ट मिल्क को प्रमोट करें, तो उसमें मैक्सोलोन वगैरह आ जाती हैं। तो अगर आपके पास एक लैक्टेटिंग वूमेन आती है और उसकी एक साइड में प्रॉब्लम है, दूसरी जो है वो बिल्कुल ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसको लेफ्ट साइड वो है इन्फेक्शन है, तो ऐसे में आप उस मदर को कहेंगे कि आप अपने बेबी को राइट साइड से फीड करवा सकती हैं। हाँ, अलबत्ता ये आपने माइंड में रखना है कि जो लेफ्ट साइड का जो मिल्क है वो बेशक बेबी को फीड नहीं करवाना, लेकिन उस मिल्क को इवैक्यूएट करना लाज़मी है। उसको किसी भी पंप की हेल्प से उसको लाज़मी निकालें, क्योंकि अगर वो नहीं निकालेंगे तो वो ही मिल्क जो होगा वो पस में कन्वर्ट होके मज़ीद ख़राबी कर सकता है, तो उसको निकालना लाज़मी होता है। इस तरह से अगर तो कोई क्रोनिक है क्रोनिक ब्रेस्ट एब्सेस है जो कि ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होती है, तो उसके लिए हमने एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स देनी होती हैं फॉर 1 ईयर, जिसमें ड्रग्स आ जाती हैं आइसोनाइज़ेड, रिफेम्पिसिन, पायरोसिनामाइड, थियोब्यूटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह। ये 5 ड्रग्स हैं। इनको हम वो है पेशेंट के अकॉर्डिंगली इसको हम कॉम्बिनेशन में भी देते हैं और सिंगल में भी दे सकते हैं। ये फिज़िशियन की अपनी चॉइस होती है और पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि ये आपने कॉम्बिनेशन फॉर्म में देनी है या एज़ अ सिंगल ड्रग यूज़ करनी होती है। बात करें हम ट्यूमर्स की, तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया 2 तरह के ट्यूमर्स होते हैं, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। बिनाइन में जो फाइब्रो एडिमा होते हैं वो मोस्ट कॉमन होते हैं। एज़ सच तो इसका कोई इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन हाँ, पेशेंट को कॉस्मेटिकली ये प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा उसको इसकी वजह से हो सकता है, क्योंकि समटाइम ये बिनाइन ट्यूमर्स जो है वो लार्ज इन साइज़ होते हैं और वो अच्छा नहीं उनको लग रहा होता कॉस्मेटिकली, तो उसको इसलिए भी रिमूव करवाया जाता है। और या फिर अगर ये प्रोलॉन्ग्ड रहें तो इनमें मैलिग्नेंट होने में मतलब इनके जो चांसेस होते हैं टू कन्वर्ट इनटू मैलिग्नेंट वो ज़्यादा हो जाते हैं। उसके अलावा जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं ऑब्वियसली ये खतरनाक है, ये डेंजरस है। इसमें लिम्फ नोड्स भी एनलार्ज हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम और ये स्प्रेड करता है बॉडी में और डिफरेंट ऑर्गन्स को साथ में इन्वॉल्व कर लेता है। तो इसमें प्रॉपर हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी होती है। इसमें मैमोग्राफी कराएँ, पेशेंट की कंफर्मेशन के लिए बायोप्सी करवाएँ। उसी के साथ-साथ इसमें जो पाकिस्तान में ज़्यादातर देखा गया है डक्टल सेल कार्सिनोमा, पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसके अलावा ग्लोबुलर सेल कार्सिनोमा भी पाया जाता है, एनाप्लास्टिक भी होता है और लिम्फोमा भी होता है। जो ग्लोबुलर सेल कार्सिनोमा होता है इसमें बाइलेटरल होने की टेंडेंसी होता है, मतलब ये दोनों ही ब्रेस्ट को इन्वॉल्व कर रहा होता है। जबकि जो डक्टल सेल कार्सिनोमा होता है ये यूनिलेटरल भी हो सकता है, मतलब ये एक ही ब्रेस्ट को इन्वॉल्व करता है, कॉमन बहुत है पाकिस्तान के अंदर। उसके अलावा अगर आपने एग्ज़ामिनेशन किया और आपको बायोप्सी के थ्रू कन्फर्म हो गया, इन्वेस्टिगेशन के थ्रू कि जो ट्यूमर है वो मैलिग्नेंट है, नॉट बिनाइन, फिर हमें नेक्स्ट उसकी स्टेजिंग करनी होती है पेशेंट की कि कौन से स्टेज का उसको कैंसर है। तो उस स्टेजिंग के लिए आपने सीटी स्कैन करवाना है, चेस्ट एक्स-रे करवाना है, एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी करवानी है, बोन स्कैन इसमें लाज़मी करवाया जाता है क्योंकि जो ब्रेस्ट की मेटास्टेसिस होती है वो स्पाइन में चले जाती है, तो ये चेकआउट करना लाज़मी होता है।
तो ये जब सारे टेस्ट करवा लेते हैं तो उसके थ्रू इन्हीं को यूज़ करते हुए हम टीएनएम क्लासिफिकेशन करते हैं जिसमें ट्यूमर का साइज़ देखा जाता है, लिम्फ नोड कितना इन्लार्ज हो गया है तो उसकी इन्लार्जमेंट को देखा जाता है और मेटास्टेसिस को देखा जाता है। फिर इसी के अकॉर्डिंग ही स्टेज बनाए जाते हैं, स्टेज 1, 2, 3 के पेशेंट कौन-सी स्टेज पे है इस वक़्त। फिर उसी के ही अकॉर्डिंगली जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो डिसाइड किया जाता है। वैसे तो इसमें जो भी है सर्जरी होगी, कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। सर्जरी किस टाइप की हो सकती है इसमें कि अगर तो ट्यूमर का साइज़ स्मॉल है, स्मॉल देन 2 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर के इक्वल है, ऐसे में हम क्वाड सर्जरी करते हैं जिसमें क्वाड्रेक्टमी कर देते हैं। एक क्वाड जिस सेगमेंट में या जिस क्वाड में वो मौजूद है ट्यूमर, उसी को उतने ही पार्ट को रिमूव कर लिया जाता है, तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रेक्टमी। और अगर तो कोई इसमें लिम्फ नोड पॉज़िटिव है तो रेडियोथेरेपी दी जाती है इसमें पेशेंट को। और अगर स्टेज 2 एंड 3 का कैंसर है तो इसमें मैस्टेक्टमी की जाती है। पहले रेडिकल मास्टेक्टमी होती थी कि उसमें जो सर्जन्स होते थे, वो कंप्लीट ब्रेस्ट को रिमूव कर देते थे और लिम्फ नोड्स को भी साथ में रिमूव करते थे और उसी के साथ-साथ जो उसके नीचे पेक्टोरलिस मेजर मसल प्रेज़ेंट होता था, उसको भी कंप्लीटली रिमूव कर देते थे। लेकिन ये एनी हाउ काफ़ी मैसिव सर्जरी होती थी, तो बहुत सारे पेशेंट ये इतनी मेजर सर्जरी के बाद सर्वाइव ही नहीं कर पाते थे। तो अब जो नई टेक्नीक आई है वो उसे हम कहते हैं मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी। अब क्या होता है कि ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया जाता है, लिम्फ नोड्स को भी, लेकिन अब ऐसा होता है कि जो पेक्टोरलिस मेजर मसल है ब्रेस्ट के नीचे जो बड़ा मसल पाया जाता है उसको सिक्योर कर लिया जाता है, उसको सेव कर लिया जाता है, उसको रिमूव नहीं किया जाता। और उसके बाद ये सब करने के बाद पेशेंट को देते होते हैं एंटी हार्मोनल थेरेपी। ऐसी ड्रग्स जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल को कम रखें, उनके रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करते हैं, तो उसमें टैमोक्सिफेन टैबलेट्स दी जाती हैं, जो कि ब्लॉक कर देते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के रिसेप्टर्स को। अच्छा, कीमोथेरेपी की बात करें तो 2 तरह की होती है न्यू एडजुवेंट एंड एडजुवेंट। न्यू एडजुवेंट वो कीमोथेरेपी होती है जो हम पेशेंट को देते हैं बिफोर सर्जरी एंड जो आफ्टर सर्जरी होती है कीमोथेरेपी उसको हम कहते हैं एडजुवेंट। और कीमोथेरेपी में जो ड्रग्स बेसिकली 3 टाइप्स की यूज़ की जा रही होती हैं इन केस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। एक उसमें आ जाता है साइक्लोफॉस्फेमाइड, मेथोट्रेक्सेट और 5-फ्लोरोयूरासिल। ये 3 जो मोस्ट कॉमन कीमोथेरेपी की जो ड्रग्स हैं ये यूज़ की जा रही होती हैं। उसके अलावा जब मास्टेक्टमी कर दी जाती है, तो उसके बाद जो सेकंड प्रॉब्लम होता है, वो अगेन जब ब्रेस्ट रिमूव हो जाती है, तो वो पेशेंट के लिए, फीमेल्स के लिए एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है और एक कॉस्मेटिकली भी उनको इश्यू उस चीज़ का होता है, तो वो ब्रेस्ट की रिकंस्ट्रक्शन की जाती है। अच्छा, ब्रेस्ट की रिकंस्ट्रक्शन के भी 2 तरह के ये होते हैं, एक होता है अर्ली और एक होता है लेट। तो जो इमीडिएट और जो अर्ली होता है रिकंस्ट्रक्शन, तो उसमें ऐसा होता है कि जब सर्जन रिमूव करते हैं ब्रेस्ट को तो उसी के साथ ही वो प्लास्टिक सर्जन को अपने साथ इन्वॉल्व करके तो जो स्ट्रेटस एंटीरियर और जो रेक्टस मसल है इन 2 मसल्स को यूज़ करते हुए इमीडिएट रिकंस्ट्रक्शन कर दी जाती है आपकी ब्रेस्ट की। तो दूसरा है आपके पास लेटर ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन। तो लेटर में क्या होता है कि सिलिकॉन इम्प्लांट्स का यूज़ किया जाता है। वो पेक्टोरलिस मेजर मसल के नीचे ये सिलिकॉन इम्प्लांट रख दिए जाते हैं। फिर उसके बाद 2-2 दिन के बाद उसको ग्रेजुअली उसके अंदर सिलिकॉन को इंजेक्ट किया जाता है और वो फिर 2 टू 3 मंथ्स के अंदर-अंदर इट विल ब्लूम लाइक अ बलून और वो एक ब्रेस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो इसको हम लेट ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। और उसके बाद जब सर्जरी कर दी जाती है तो कीमोथेरेपी के 6 सेशंस दिए जाते हैं पेशेंट को और हर सेशन हर मंथ में हो रहा होता है इन पेशेंट्स का। और साथ ही साथ एंटी हार्मोनल थेरेपी जो टैमोक्सिफेन टैबलेट्स हैं ये चलती रहती हैं पेशेंट की ताकि दोबारा से होने के जो चांसेस हैं वो मिनिमम से मिनिमम हो जाएँ, रिड्यूस हो जाएँ। उसके साथ-साथ एवरी 6 मंथ स्क्रीनिंग पेशेंट की करवाई जाती है, बोन स्कैन करवाया जाता है चेकआउट करने के लिए और इसी तरह से ये रहा ट्यूमर के बारे में। अगर पेशेंट आपके पास आता है निप्पल डिस्चार्ज के साथ, तो निप्पल डिस्चार्ज जो है वो मिल्की भी होता है, पसी डिस्चार्ज भी होता है, ब्लड स्टेन भी होता है, ग्रीनिश टू ब्लैकिश डिस्चार्ज भी हो सकता है। तो इसमें हमने कॉज़ देखना होता है लाइक अगर तो डक्ट एक्टीज़िया है, डक्ट एक्टीज़िया कहते हैं जिसमें डक्ट्स जो हैं वो उनके अंदर डायलेटेशन हो जाती है। जब डक्ट्स के अंदर डायलेटेशन हो जाती है तो उसमें स्टेसिस होती है, स्टेसिस की वजह से इन्फेक्शन के चांसेस
हाई हो जाते हैं और उसमें एपिथेलियल चेंजेस आना होनी शुरू हो जाती हैं। तो एपिथेलियम की जब उसमें चेंजेस आती हैं तो उसको हम कहते हैं डक्ट एक्टीजिया। तो इस केस में पेशेंट को ग्रीनिश टू ब्लैकिश डिस्चार्ज हो सकता है। उसके अलावा ब्लड स्टेन डिस्चार्ज के ज़्यादा चांसेस होते हैं कार्सिनोमा में और डक्ट पेपिलोमा में। पेपिलोमा जो है वो एक बिनाइन कंडीशन है। उसके अलावा जो पसी डिस्चार्ज होता है वो कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है और जो सीरियस डिस्चार्ज मिल्की वाटरी डिस्चार्ज जिसको हम कहते हैं, वो उसके बिहाइंड कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, कोई भी डक्टल प्रॉब्लम हो सकती है या फिर जिसकी रीज़न ना ही पता हो लाइक इडियोपैथिक वो भी हो सकता है। तो ऐसे में हमने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवानी होती है, अल्ट्रासाउंड, मैमोग्राफी, बायोप्सी वगैरह करवाएँ, डक्टोग्राफी लाज़मी इसमें करवाएँ इन केस ऑफ डक्ट एक्टीज़िया। अगर एक पेशेंट को आपको लग रहा है कि इसको डक्ट एक्टीज़िया है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन में आपने बाकी इन्वेस्टिगेशंस के साथ-साथ डक्टोग्राफी भी करवानी है, उससे आपको कन्फर्म हो जाएगा। उसके साथ-साथ इसकी मैनेजमेंट में आपने जो डिस्चार्ज है उसका कल्चर करवाएँ, फिर उसी के अकॉर्डिंग ही पेशेंट को आप एंटीबायोटिक्स रिकमेंड करेंगे। वो उसका यूज़ करवाएँगे और इसमें जो सर्जरी होती है वो उसको हम कहते हैं माइक्रोडोकैक्टमी। इसमें ये एक ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें सिंगल डक्ट को ही रिमूव किया जाता है। मतलब जो डक्ट इन्वॉल्व होती है उस इन्फेक्शन में या उस प्रॉब्लम में, उसको ही जस्ट रिमूव किया जाता है इन ऑल दैट केसेस। उसके अलावा एक और प्रॉब्लम है जिसको हम कहते हैं गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि अराइज़ होती है मेल्स के अंदर। तो ये मेल्स का प्रॉब्लम होता है एंड इट इज़ एन इंक्रीज़ इन द अमाउंट ऑफ ब्रेस्ट ग्लैंड टिश्यूज़ इन बॉयज़ और मेन कॉज्ड बाय एन इम्बैलेंस ऑफ द हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। तो जो गायनेकोमेस्टिया होता है, ये एक को भी और बोथ ब्रेस्ट को भी इन्वॉल्व कर सकता है, इफ़ेक्ट कर सकता है। समटाइम ये यूनिलेटरल होता है, समटाइम ये बायलेटरल भी हो सकता है। तो इसकी मैनेजमेंट में आपने जो अंडरलाइंग कॉज़ है उसको लाज़मी रूल आउट करना होता है। लाइक सिरोसिस अगर हो, किसी पेशेंट को अगर क्रॉनिक लिवर डिज़ीज़ है किसी मेल को, तो ये ब्रेस्ट को इन्वॉल्व कर सकता है और इसमें ज़्यादातर टेंडेंसी जो होती है क्रॉनिक लिवर डिज़ीज़ में उसमें बायलेटरल की होती है, नॉट यूनिलेटरल। उसके अलावा टेस्टिकुलर ट्यूमर कोई हो सकता है जिसके केस में जो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन हाई हो सकती है। ड्रग इन्वॉल्व कोई ना कोई हो सकती है। डायूरेटिक्स जो होते हैं स्पाइरोनोलैक्टोन, जो ये जो ड्रग है ये बहुत इन्वॉल्व है गायनेकोमेस्टिया में। उसके अलावा ये इडियोपैथिक भी हो सकता है, मतलब कोई भी टिश्यू हाइपर एक्टिव अगर कोई हो जाए, उसकी वजह से ये हो सकता है। तो अगर इन केस ऑफ यूनिलेटरल, अगर तो यूनिलेटरल है, स्मॉल है और तो इस केस में ऐसे कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि जैसे ही हॉर्मोन्स जो हैं पेशेंट के वो बैलेंस होंगे, तो ऑटोमेटिकली जो होंगी ब्रेस्ट टिश्यूज़ होंगे वो रिग्रेस कर जाएँगे, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर लार्ज है, पेनफुल है और ऑब्वियसली एक एम्बैरेसमेंट भी होती है मेल के लिए, तो ऐसे में सर्जरी करवाई जाती है और उसको उसमें करवाई जाती है सबक्यूटेनियस मास्टेक्टमी, ये करवाई जाती है। और अगर तो बायलेटरल है और साथ में कोई अंडरलाइन कॉज़ भी प्रेज़ेंट है, तो उसको लाज़मी रूल आउट करें। लाइक अगर क्रोनिक लिवर डिज़ीज़ है, हेपेटाइटिस बी एंड सी, सबसे पहले आप उसको ट्रीट करेंगे, ब्रेस्ट को नहीं करेंगे। और उसके साथ-साथ अगर कोई ट्यूमर है, टेस्टिकुलर ट्यूमर है, तो ऑब्वियसली उस ट्यूमर को रिमूव करवाएँ और कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी वगैरह वो दें। तो जब अंडरलाइंग कॉज़ को ट्रीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो रिड्यूस होकर नॉर्मल हो जाएगा। अगर कोई पीछे ड्रग इन्वॉल्व है, अगर ये ड्रग इंड्यूस है तो उस जो ड्रग का इंटेक है उसको लाज़मी ब्लॉक करवाएँ। तो जब अंडरलाइंग कॉज़ को आप ट्रीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो ब्रेस्ट की जो साइज़ है वो नॉर्मल साइज़ में आ जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। Thank you very much, Fatima.